हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर सभी की मेहनत को स्वीकार करे और सभी को एक अच्छी से अच्छी नौकरी जल्दी से जल्दी प्रदान करे। तो प्यारे साथियों, आज हम लेकर के आए हैं पैट यानी कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पीईटी। प्यारे साथियों, पैट परीक्षा के जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 100 होगी, समय 2 घंटे का होगा, पूर्णांक 100 होंगे, जिसमें से 5 अंक आएंगे हमारे भारतीय इतिहास से। तो आज ये 13 टॉपिक का हम रिवीजन करने जा रहे हैं इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये 13 टॉपिक कौन से हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे? सिंधु घाटी की सभ्यता, और दूसरा है वैदिक संस्कृति, तीसरा है बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, और चौथा है जैन धर्म महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, पांचवा है मौर्य वंश सम्राट अशोक, और छठा है गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, और सातवां है हर्षवर्धन और राजपूत काल, और फिर है नवा है सल्तनत काल, और 10वां है मुगल साम्राज्य, और 11वां है मराठा, और 12वां है ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और 13वें नंबर पर आता है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे ये इतने सारे टॉपिक। बहुत जल्दी जल्दी हम जो है ना ये रिवीजन करेंगे, क्योंकि आगामी 15-16 तारीख को जो है हमारा जो है ये पेपर होना है। तो इसके लिए हम सारा बहुत ही शॉर्ट में सारे का सारा रिवीजन करने जा रहे हैं। तो आप हमसे जुड़े रहें, आपसे लेकर वीडियो के अंत तक। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो प्यारे साथियों आप जुड़े रहें, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले है सिंधु सभ्यता संबंधित है। यह आद्य ऐतिहासिक युग से। आगे है हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, यह मांडा। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, वो है हड़प्पा। आगे है सैंधव सभ्यता के महान स्नानघर प्राप्त हुए हैं, कहाँ हुए? मोहनजोदड़ो से। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहां से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, वह है मोहनजोदड़ो। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, यह था लोथल। आगे है मिरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ? लोथल से। आगे है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, ये कहाँ मिला है? लोथल में। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, ये थे सर जॉन मार्शल। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था सर जॉन मार्शल ने। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वह आलमगीरपुर एवं हुलास। आगे है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, ये कहाँ है? गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, यह धोलावीरा से। आगे देखते हैं। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, ये कहाँ की गई थी? कालीबंगा में। आगे है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, ये राखी गढ़ी। आगे है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता जिस क्षेत्र से संबंधित है वो है ईरान। आगे देखें। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिला था? मेहरगढ़ से। आगे है हड़प्पा का वह स्थान जहां पर मिट्टी के हल की आकृति मिली, वह है बनावली। आगे है हड़प्पा स्थल जहां से शवपेटी का ताबूत के प्रमाण मिले, वह है हड़प्पा। आगे देखें। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई है, वो कहाँ हुई है? वो हुई है गुजरात में। आगे दूसरा टॉपिक शुरू हुआ है वैदिक संस्कृति। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है शस्त्र शास्त्री संहिता। आगे है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? यह ऋग्वेद में मिलता है। आगे है ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ये थी ब्राह्मी लिपि। आगे है ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी। आगे ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्म कांड में। आगे है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, यह हुआ था ऋग्वेद में। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, इंद्र से संबंधित हैं। आगे है सबसे प्राचीन वेद है यह ऋग्वेद।
आगे वे वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, यह ऋग्वेद। आगे ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है, ये जो। आगे वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, वो थी परुष्णी यानी कि रावी। आगे ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है, गाय को समझा जाता है। आगे वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता है, ये माना गया है गाय को। आगे देखें वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, ये क्या है, उपनिषद। आगे है वैदिक देवताओं में उनका गुरु माना जाता था बृहस्पति को। आगे है उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुरी समझा जाता है कुरु एवं पांचाल को। आगे वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। आगे है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, ये कौन सी है, सिंधु नदी। आगे देखते हैं वह नदी जिसको ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है, ये कौन सी नदी है, सरस्वती। आगे है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाज सनेयी, वाज सनेयी। आगे है शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदे माधव संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम राहुगण। आगे देखें जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह शतपथ है, वो क्या है, शतपथ है। आगे है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अर्थवेद से। आगे आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, यह मिलता है अर्थवेद में। आगे देखें वे उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं, यह मैत्रायणी। आगे है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, यह लिया गया है मुंडकोपनिषद। आगे है जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, जिंद अवेस्ता संबंधित है, यह ईरान से संबंधित है। आगे देखें प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे ये स्वर्ण आभूषण। आगे है 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है बोग जकोई यानी कि एशिया माइनर से। आगे है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। आगे देखें वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है वह है कठोपनिषद। आगे है ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुंभा नदी। आगे है सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं किसको, इंद्र को। आगे देखें आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है यह श्रेष्ठ। आगे है अद्भुरु का अर्थ था यज्ञ करने वाला पुरोहित। आगे है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकई राज्य के। आगे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। आगे कोशे शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। आगे क्लाशकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आगे इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है, ये अर्थवेद में। अब देखें तीसरा टॉपिक शुरू होता है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं। यह बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। आगे बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहाँ है, वह उत्तर प्रदेश में। आगे बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है वह है गृह त्याग। आगे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, कहाँ दिया था प्रथम प्रवचन, सारनाथ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। आगे बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। आगे भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, यह प्रथम उपदेश। आगे धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, यह किया गया था सारनाथ।
आगे है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था। किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने दिया था। आगे है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। आगे है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ये कहां दी गई थी? वैशाली में। आगे देखते हैं, बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ प्रमुख होना चाहता था। ये कौन था? देवदत्त। आगे देखते हैं, त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। आगे है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध धम्म संघ को। आगे देखते हैं, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। कहां हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में। कब हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में। आगे देखते हैं, संसार अस्थिर और क्षणिक है। यह कथन संबंधित है बौद्ध धर्म से। आगे देखते हैं, वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें बौद्ध संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं वह है विनय पिटक। आगे देखें, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वो था मेघवर्मन। कौन था वो? मेघवर्मन। आगे देखें, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वो 2 बंजारे कौन थे? वो थे मलिक और तपस्सु। आगे सप्तपर्णी गुफा स्थित है। ये राजगृह बिहार में स्थित है। आगे विशुद्धि मग नामक पुस्तक की संप्रदाय से संबंधित है। यह हीनयान से। आगे देखें, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। ये कौन थे? नागार्जुन। चौथा टॉपिक है जैन धर्म यानी कि महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं। तीर्थंकरों का काल क्रम अनुसार सही क्रम है। पहले अभिनंदन, पद्म प्रभु, विमलनाथ, फिर मुनि सुब्रत नाथ, और फिर आगे देखें जैन धर्म के संस्थापक हैं। यह ऋषभ देव। कौन है ये? ऋषभ देव। आगे देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म स्थान है कुंडलपुर। आगे महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर। आगे महावीर का प्रथम अनुयायी बना। कौन बना था? जमाली। आगे त्रिरत्न सिद्धांत क्या है? सम्यक। आगे देखें, धारणा, सम्यक चित्त चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। आगे है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ये थे मखली गोशाल। आगे देखें, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? ये था अर्धमागधी। आगे यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। आगे तीर्थंकर शब्द संबंधित है, यह जैन धर्म से। आगे वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, वो कहां? पाटलिपुत्र। आगे प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो है जैन। आगे वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, वो कौन सा धर्म है? जैन धर्म। आगे जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं, वो कहलाती हैं आगम सिद्धांत। वह दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया, वो क्या है? चार्वाक। क्या है वो? चार्वाक। अगला टॉपिक है मौर्य वंश, सम्राट अशोक। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। किसने किया है? जस्टिन ने किया है। आगे देखें, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था चंद्रगुप्त मौर्य। आगे है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह रुद्रमान का जूनागढ़ शिलालेख। आगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पुस्तक है शासन के सिद्धांतों की। आगे किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जा सकती है? ये था कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो है तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जा सकती है। आगे है राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग था, वो था मित्र। अब आगे देखें, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ये जाने जाते थे विष्णुगुप्त।
आगे है अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। आगे है वह राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये थे अशोक। आगे सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, ये किया था अशोक ने। आगे अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है यह लोरिया नंदनगढ़। आगे देखें गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। आगे ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा, ये किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। आगे है वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है ये अनुराधापुर। आगे देखें अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में राजज्ञाओं के लिए अशोक ने इन लिपियों का प्रयोग किया था, अरामाइक, ग्रीक एवं खरोष्टी लिपि का। आगे है इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? यह समुद्रगुप्त हैं। आगे फायान भारत आया 1399 एडी में। आगे कलिंग युग का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। आगे है मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, समाहर्ता। आगे है अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? वो था मिस्र का राजा। आगे है एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था, फ्लीट। अब अगला टॉपिक है हमारे पास छठा टॉपिक गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। आगे रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे भारत का नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं, कौन? समुद्रगुप्त जाने जाते हैं। आगे शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता है? यह चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के नाम से जाना जाता है। आगे वो गुप्त शासक जिन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त की वो थे स्कंदगुप्त। आगे गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, उसको कहा जाता था दिनार। आगे गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का। आगे सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है ऐरण अभिलेख से। आगे देखें सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है गुप्त काल से। आगे है प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है वो कौन सा है? गुप्त वंश है। आगे देखें वह राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ वो था गुप्त वंश। आगे है भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत। आगे है भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य दर्शन। आगे है कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। आगे है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पंतजलि। आगे है न्याय दर्शन को प्रचारित किया गौतम ने। आगे है काम धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। नेक्स्ट है बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं भास्कर। आगे है कालिदास द्वारा रचित माल विकग्नि मित्रम नामक ग्रंथ का नायक था, ये था अग्निमित्र। आगे है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्र लिपित बंदरगाह से। आगे है कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख है? ये रेशम बुनकरों का। आगे है वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है वो कौन थे? समुद्रगुप्त। आगे है गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया है वो है समुद्रगुप्त। आगे देखें सातवां टॉपिक है हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह थी कन्नौज। आगे सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। आगे हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। आगे देखें कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी, ये थी गोवा में।
आगे है प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था द्रम। आगे है मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किया हर्षवर्धन ने। अब देखें टॉपिक नंबर 8, राजपूत काल। जब हार निश्चित हो जाती थी तो राजपूत पुरुषों को शाका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी, जिससे वो वापस नहीं आ सके। आगे देखें मारवाड़ के राजपूत। आगे है मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था। कौन नहीं रखता था? राणा कुंभा। आगे है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। ये कराया था राणा कुंभा ने। आगे है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में यानी कि 1911 का जो युद्ध हुआ था उसमें हराया था, परंतु अगले वर्ष में उससे हार गया था। आगे है पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, ये था चंद्रबरदाई। आगे देखें मिहिर भोज का शासक था, यह था प्रतिहार वंश का शासक। आगे है पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से विवाह किया था, वह उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। आगे है पृथ्वीराज चौहान के पिता थे, ये थे सोमेश्वर चौहान। 1192 में सुल्तान महमूद गोरी को हराने वाले पृथ्वीराज तृतीय वंश के राजा थे, ये थे चहमान वंश के राजा। उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। यह है चंद्रबरदाई। आगे है दो प्रमुख शहर चहमानों के नियंत्रण में थे, दिल्ली और अजमेर। आगे है 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक थे, ये थे पृथ्वीराज तृतीय। मोहम्मद गोरी को 1191 में एक शासक ने हराया, ये था चौहान शासक। तराइन का युद्ध 1191 में लड़ा गया था। आगे तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। आगे देखें नवा टॉपिक है सल्तनत काल। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर व सुल्तान किस वर्ग के थे? ये थे ज्यादातर तुर्क के। आगे है सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था, मसाहत शब्द का। आगे देखें सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरिज ए मुमालिक। क्या कहा जाता था? आरिज ए मुमालिक। आगे देखें भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाने वाला काल है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। आगे है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था? यह आया था इल्तुतमिश के काल में। आगे है भारत के वह मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी, वो कौन थे? इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। आगे है दिल्ली का वह प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया, वो कौन थे? बलबन। आगे है रक्त और लोहा की नीति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था, ये था बलबन। आगे है बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था, ये था तुगरिल खां। कौन था ये? तुगरिल खां। आगे देखें वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, ये था अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखें अपने आप को दिल्ली सल्तनत का खलीफा घोषित करने वाला शासक था, ये था मुबारक खिलजी। आगे है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भूराजस्व के रूप में वसूला था, ये था अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखें 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारगल में परास्त किया? ये थी अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। आगे देखें घड़ी अथवा ग्रहकर लगने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, ये लगाने वाला कौन सा सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी। आगे है आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह शासक था, वह था सिकंदर लोदी। आगे है शर्की सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का शिराज कहा जाता था, वह था जौनपुर। जिस व्यक्ति ने कहा था हुनूर दिल्ली दुरुस्त अभी दिल्ली दूर है, वह थे निजामुद्दीन औलिया।
आगे है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद। दिल्ली से कहां ले गए थे? दौलताबाद। आगे है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। आगे है इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ये थे मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। आगे है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। आगे भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था, वो था फिरोज शाह तुगलक। आगे है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल शफा की स्थापना की थी, ये थे फिरोज शाह तुगलक। आगे है शर्ब कर लगाया जाता था सिंचाई पर। आगे देखें दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, वो थे फिरोज तुगलक। आगे है जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। आगे है दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था, वो था फिरोज शाह तुगलक। आगे देखें टोपरा तथा मेरठ से 2 शोक स्तंभ दिल्ली लाया गया, वो थे कौन कौन लाए थे? वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा। आगे है बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। आगे है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। आगे देखें तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? ये थे नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। आगे है गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी, ये सिकंदर लोदी ने। आगे है वे मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, ये थे बहलोल लोदी। कौन थे ये? बहलोल लोदी। आगे है जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह था सिकंदर लोदी। आगे है भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, वह था बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा। आगे है भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ, यदि सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। आगे है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है, ये कहाँ है? ग्वालियर में। आगे है जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था, किसने कराया था? ये राजा जयसिंह द्वितीय ने। आगे है अमीर खुसरो दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। अमीर खुसरो दरबारी किसका कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। आगे तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाला में। कहां पर हुआ था? पटियाला में। आगे अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। आगे है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण स्वयं लिखा था, ये फिरोज तुगलक। आगे है सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता ने। अब देखें टॉपिक नंबर 10 मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य ये वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध। आगे मेवाड़ के जिस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, वो था राणा सांगा। आगे बाबर को सर एपुल के युद्ध में पराजित किया था शेबानी खां ने। किसने? शेबानी खां ने। आगे बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की काबुल में। आगे वे 2 शासक जिनके मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध हुआ, वो थे शेरशाह एवं हुमायूं। आगे शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था कालिंजर राज्य के विरुद्ध। आगे मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, वो कौन थे? शेरशाह सूरी। आगे शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कालिंजर युद्ध में। आगे मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था, वो था शेरशाह।
आगे भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया था, ये किया था शेरशाह ने। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है, वह के.आर. कानूनगो ने। आगे अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था राजा रामचंद्र सिंह ने। आगे वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया वो थी मनसबदारी व्यवस्था। आगे है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था, कौन था वो? हकीम खान सूर। आगे अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। आगे अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी। आगे दीन इलाही को धर्म कहने वाले इतिहासकार थे अब्दुल कादिर बदायूनी। आगे अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बाती। आगे वे प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था हरि विजय सूरी। आगे अदम खां किसके द्वारा मारा गया था? बादशाह अकबर के द्वारा। आगे देखें वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है बादशाह अकबर को। आगे इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था बादशाह अकबर। आगे अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था गोलकोंडा। आगे राजपूतों का वह राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी वो था मेवाड़। आगे अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरह से स्थापित किए वह था कछवाहों। आगे चांद बीवी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह थी बीजापुर बादशाहत की। आगे देखते हैं दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया था वह था अहमदनगर। आगे मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम था यह था मेहरुन्निसा। आगे जहांगीर ने जिसे नादिरुज्जमा की पदवी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदान की थी वो कौन थे? अबुल हसन। आगे वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सिर कलम करवाया था वह था जहांगीर। आगे जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम, महाबत खां, खुसरो ने। आगे जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। आगे ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था जहांगीर के शासनकाल में। आगे जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया? अजमेर में। आगे वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था वो थी चित्रकला। आगे मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। इंग्लिश खान की उपाधि दी थी जहांगीर ने। आगे है मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था जहांगीर ने। आगे है वैश्विक गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी गुरु अर्जुन देव। आगे है एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था फ्रांसिस्को पल्सर्ट। आगे देखते हैं मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था वर्नियर को। आगे बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था मीर जुमला ने। आगे देखें किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा शिको को। आगे देखते हैं वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की वो थे शाहजहां। आगे थे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को। आगे दारा शिको को जिस स्थान पर दफनाया गया वह है दिल्ली में। आगे मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था औरंगजेब ने। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा औरंगजेब। आगे अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? ईश्वर दास
नागर को। आगे देखें, मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे, वीणा बजाते थे। आगे है, वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार सिंहासन रोहण हुआ वो थे औरंगजेब। आगे है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर और गोलकुंडा। आगे संत रामदास को जिसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है वह औरंगजेब। आगे औरंगजेब ने किसको साहिबात उस जमानी की उपाधि प्रदान की, जहां आरा को। आगे जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था, ये थे औरंगजेब। आगे देखते हैं, औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था, अकबर के। आगे है, वह मुगल बादशाह जिसको शाह बेखबर कहा जाता था वो था बहादुर शाह। आगे वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था वो था अहमद शाह। आगे अवध का प्रथम नवाब था सादत खां। आगे औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। आगे बुलंद दरवाजा बनवाया गया था अकबर द्वारा। आगे जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन आका रिजा। आगे जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था कौन था, मंसूर। आगे चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था हुमायूं ने। आगे वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली वो थे अकबर। आगे शेरशाह का मकबरा स्थित है वह सासाराम में। आगे दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने किया था। आगे प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है यह ग्वालियर में। आगे किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था, वो थी हाजी बेगम ने। आगे देखें, वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है वह राबिया उद दौरानी का मकबरा। आगे है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था यह मीर बांकी ने। आगे देखें, वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है यह बाबर। आगे दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था, ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। आगे फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था, ये कराया था पंचमहल। आगे है महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है यह रज्मनामा। आगे प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार था अबुल हसन। आगे वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी वो थे जहांगीर। आगे रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। आगे मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा था, ये थी गुलबदन बेगम। आगे अनवर सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है, पंचतंत्र का। आगे शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन थे, कलीम। आगे हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली ने। किसने किया था, ताजुल माली ने। आगे है हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था वो था दारा शिको। आगे है मुगलों की राजकीय भाषा थी वो थी फारसी। आगे है बाबर नामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया ये थे लेडेन और रस्किन ने। आगे है कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था, यह किया था विलियम जोन्स ने। आगे कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम था, यह था शाही खां। क्या था ये, शाही खां। आगे जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था, ये थे हुसैन शाह। आगे मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व को। आगे बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। आगे मुगल काल में दरबारी भाषा थी वो थी फारसी। आगे रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खान। आगे गाजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक हौफ्त कुलजुम है प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक। आगे शुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है
लखनऊ में। आगे है होय सलों की प्राचीन राजधानी, द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हैले विडू। आगे है पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गया था गुरु रामदास ने। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। क्या कहलाता था वो? दाम। आगे मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया था पारसियों से। आगे मुगल कालीय भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। आगे मुगल काल में मुअल्लिम था, एक जहाज था मुअल्लिम। आगे हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिन किलिच खां थे। आगे भारत का वह स्थान जहां पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन। आगे मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। आगे वह समाधि जिसके कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है गुरु गोविंद सिंह। आगे मुगल काल में करोड़ी थे। कौन थे करोड़ी? भूराज अधिकारी। कौन थे? भूराज अधिकारी। आगे आ जाता है मराठा। मराठों का कराधान प्रणाली से संबंधित युग है चौथ और सरदेश मुखी। आगे मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे, ये थे मराठा। आगे छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, रुपया। क्या नहीं थी? रुपया। आगे देख लेते हैं सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ नाम से। आगे शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी रायगढ़ में। आगे मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह थी ताराबाई। आगे शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी वो थी ताराबाई। कौन थी ये? ताराबाई। उसके आगे देखें किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? ये बालाजी बाजीराव। आगे शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? ये हराया था सलहार में। आगे शिवाजी के समय सरनोबाद का पद संबंध था सैन्य प्रशासन से। आगे मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में साल बाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ये किए थे 1782 ईस्वी में। आगे वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष लक्ष्य था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। आगे है भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है मराठों को। अब आगे आ जाता है टॉपिक 12 ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण थे अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक। आगे है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा में। आगे बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली में। आगे वह यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था वो थे पुर्तगाली। आगे देखते हैं भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। आगे भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम थे पुर्तगाली। आगे बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिनसुरा। आगे वे शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। आगे देखें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ? यह लुई चौदहवें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। आगे लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। आगे असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में। आगे भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा अधिपत्य में था पुर्तगाली शासन के। आगे है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में, यह होता प्लासी का युद्ध। आगे किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम ने। किसने? मीर कासिम ने। आगे है वह स्थान जहां पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी वो थी मुर्शिदाबाद।
आगे उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ, ये हुआ था 1877 ईस्वी में। आगे है सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर राज्य ने। आगे है अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था 1856 ईस्वी में। आगे है लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया 1856 ईस्वी में। आगे है रिंग फेंस की नीति से नाम जुड़ा है वॉरेन हेस्टिंग का। आगे है बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठन करता था, ये था कुंवर सिंह। आगे है 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वीडी सावरकर ने। आगे देखें 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। आगे है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने। आगे है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं, बैरकपुर के। आगे है नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। आगे सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। आगे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी, कहां से हुई थी, मेरठ से। आगे इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। आगे 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है यह वाराणसी। आगे देखें 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया, दिल्ली को। आगे असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। आगे 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। आगे भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सर सैयद अहमद खां। आगे 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था, यह कथन है जेम्स आउटरम का। आगे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। आगे वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत बुलाया था रेलवे में सुधार के संदर्भ में। आगे एक भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए वे थे सी राजगोपालाचार्य भी है। आगे ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग पर। आगे भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे देखें भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। आगे वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी लॉर्ड मेयो की। आगे भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी जीके गोखले ने। आगे देखें लॉर्ड कर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। आगे देखें आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो है लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। आगे किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है, वह रॉबर्ट क्लाइव को। आगे देखें भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया कर्नवालिस के शासनकाल में। आगे देखें ये टॉपिक नंबर 13 ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। वर्ष 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, औद्योगिकरण में कमी आई। आगे है अंग्रेजों में रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां प्रारंभ की, मद्रास प्रेसिडेंसी में। आगे भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के आयात पर दी गई विशेष रियायतों को कहा जाता था इंपीरियल प्रीफ्रेंस। आगे देखें ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी, दादा भाई नौरोजी ने। आगे देखें किसने ये विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ये थे कार्ल मार्क्स। आगे देखें
1791 ईस्वी में बनारस के जिस ब्रिटिश रेजिमेंट के प्रयासों से हिंदू विधि एवं दर्शन की अध्ययन करने के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी, वो थे जोनाथन डंकन। आगे है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी सर विलियम्स जोन्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे देखें। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जिस सदस्य ने अपनी पहली बार मूल श्रीमद् भागवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, वो थे चार्ल्स विल्किंस ने। आगे भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? ये थे स्ट्रेची आयोग, ये था स्ट्रेची आयोग। आगे 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी शोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम। आगे भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था, यह था भारत में राजनीतिक विविधता। आगे इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय थे, ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो प्यारे साथियों, अभी हमने रिवाइज किया पहला पार्ट भारत का इतिहास। तो प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं इससे भी एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।